नमस्कार। मैं डॉक्टर ईवी रेवती, एचओडी कॉमर्स, गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज डोंगरगढ़, एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत ये मेरा 5वां व्याख्यान है। आज हम पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्धारक घटक, पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट फैक्टर्स, व्यक्तित्व का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी। चलिए हम देखते हैं व्यक्तित्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। वैसे तो व्यक्तित्व का अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग अर्थ लगाया जाता रहा है। वैलेंटिन ने केवल एक वाक्य में व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है बताया। व्यक्तित्व मानवीय व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार से ही उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही व्यवहार करता है। यह प्रत्येक संगठन की सभी समस्याओं की जड़, कारण एवं समाधान है। यदि प्रबंधक कार्यरत कर्मचारियों के व्यक्तित्व को अच्छी प्रकार से समझ ले तो वह उनकी सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से निराकरण कर सकता है। चलिए हम अध्ययन करते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषाओं को। हिलगर्ड के शब्दों में व्यक्तित्व व्यवहार का लक्षणात्मक प्रारूप तथा चिंतनों का ढंग है जो कि व्यक्ति के पर्यावरण में समायोजन का निर्धारण करता है। पर्सनालिटी में बी अंडरस्टूड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड मूड्स ऑफ थिंकिंग दैट डिटरमिन a person's adjustment to the environment। गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण से उसके विलक्षण संयोजनों को निर्धारित करती है। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विथिन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम that determine his unique adjustment to his environment। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। वैसे व्यक्तित्व शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द पर सोनार से हुआ है, PER पर SONARE सोनर से हुआ है, जिसका अर्थ माध्यम से बोलना, टू स्पीक थ्रू है। यह शब्द प्राचीन ग्रीस एवं रोम के अभिनेताओं द्वारा पहने जाने वाले मुखौटों, मास्क के लिए प्रयोग में लाया जाता था। व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में यह लैटिन अर्थ सहायक है। व्यक्तित्व की सामान्य अवधारणा के अनुसार व्यक्तित्व से आशय उस भूमिका से है जो एक व्यक्ति दूसरों के समक्ष प्रदर्शित करता है एवं निभाता है। किंतु दूसरी ओर यह कहा जाता है कि व्यक्तित्व की शैक्षणिक योग्यताएं व्यक्ति से संबंधित है, उसकी भूमिका से नहीं। इस प्रकार व्यक्ति की सही अवधारणा व्यक्ति की भूमिका
एवं उससे जुड़ी हुई शैक्षणिक योग्यताएं हैं। दोनों के संयोजन से व्यक्तित्व की रचना होती है। व्यक्तित्व की पहचान ही उसके व्यवहार से होती है। जैसा उसका व्यवहार होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। अब इन सब के आधार पर हम उपयुक्त परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। वैसे व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग तो विभिन्न अर्थों में किया जाता है, किंतु सबसे अधिक व्यापक और संतोषजनक अर्थ यह है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का वह परस्पर संबंध और गतिशील संगठन है जो सामाजिक जीवन के दैनिक आदान प्रदान में अन्य व्यक्तियों के समक्ष स्पष्ट होता है। चलिए आगे हम देखते हैं व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहली जो अवस्था है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो चलिए वे कौन सी अवस्थाएं हैं देखते हैं। व्यक्तित्व विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विकास की अवस्थाओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहली अवस्था है गर्भकालीन अवस्था। व्यक्तित्व के विकास पर गर्भकालीन परिस्थितियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वास्तव में गर्भकालीन परिस्थितियां जन्मोपरांत विकसित होने वाली व्यक्तित्व संरचना के आधार प्रदान करती है। इस अवस्था का प्रसार गर्भधारण से लेकर जन्म से पहले तक होता है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति अधिक तीव्र होती है। इस अवस्था में विशेष रूप से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और संपूर्ण गर्भकालीन विकास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि पहला है बीजावस्था, जो गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक, भ्रूणावस्था 3 सप्ताह से लेकर 2 माह तक, गर्भस्थ शिशु की अवस्था 3 महीने से लेकर जन्म से पहले तक। गर्भकालीन अवस्था में माता द्वारा लिए गए पोषक तत्व, बीमारी, मादक द्रव्यों, मानसिक तनाव आदि कारक गर्भस्थ शिशु के शारीरिक मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। गर्भावस्था में संतुलित आहार न मिलने के कारण कई विकृतियां, शारीरिक मानसिक दुर्बलता, शारीरिक असामान्यता, स्नायुविक अस्थिरता आदि पाए जाते हैं। गर्भवती माता की दुखद संवेगात्मक अनुभूतियों के कारण बच्चों के जन्म के बाद अस्थिरता, अति सक्रियता और बेचैनी के लक्षण पाए जाते हैं। इसके विपरीत सुखद संवेगात्मक अनुभूतियों के कारण बच्चे प्रसन्नचित्त, स्वस्थ एवं बहुमुखी होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जन्म के पूर्व की दशाएं व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है एवं व्यक्तित्व का विकास इसी अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था। जन्म से लेकर 14-15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जन्म के प्रारंभ से ही शिशुओं में व्यवहार संबंधी अंतर दिखाई देता है। जैसे एक शिशु बहुत अधिक रोता है तो दूसरा शांत रहता है। यह व्यवहार नवजात शिशुओं के जन्मजात गुणों के अंतर का सूचक होता है। इस अवधि में शिशु अपने वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है और इसी अवस्था से ही पेशीय विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। शैशवावस्था में व्यक्तित्व का प्रकटीकरण शिशुओं में गतिशीलता, मांसपेशीय क्षमता, सहनशक्ति, रोने हंसने आदि व्यवहारिक अंतर से होता है। तीसरा है बचपनावस्था, बेबीहुड। यह अवधि जन्म से 2 सप्ताह के बाद 2 वर्ष तक की होती है। प्रारंभ के 2 वर्षों में
बच्चों में अनेक आदतों का विकास हो जाता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं तथा जिन्हें वातावरण के द्वारा सुगमता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस अवस्था में बच्चों में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जो उसमें समायोजन को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से यह क्रांतिक अवस्था होती है क्योंकि इस समय जो नींव पड़ती है उसी पर प्रौढ़ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस अवस्था में बच्चों में स्व का बोध होने लगता है। इस अवस्था में शिशु अपने पेशीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने लगता है और खेलने, चलने, बोलने, किसी वस्तु पर आधिपत्य जमाने में आत्मनिर्भर होने लगता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यह अवस्था 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में होने वाले व्यक्तित्व विकास पर परिवार के वातावरण, मित्रों और संबंधियों का प्रभाव रहता है। माता पिता के आपसी संबंधों, पारिवारिक प्रशिक्षण, परिवार की संरचना, परिवार में बच्चों की स्थिति आदि कारक व्यक्तित्व विकास को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इस समय बच्चे में स्व की अवधारणा और व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे किशोरावस्था। यह अवधि 13-14 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था व्यक्तित्व विकास की वह अवस्था है जिसमें किशोर में अनेक शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का प्रादुर्भाव होता है। इस अवस्था में विकसित होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के फलस्वरूप ही किशोर परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है जिसका स्पष्ट प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है जिसका प्रसार 18 वर्ष से 40 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था तक व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां परिपक्व हो जाती है। उसके निर्णयों, विचारों एवं व्यवहारों में स्थिरता आ जाती है। उसमें सृजनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। वह अपने को पूर्ण रूपेण समझता है। उसका एक जीवन दर्शन बन जाता है। मध्यावस्था। नेक्स्ट मध्यावस्था, मिडिल एज। व्यक्ति के जीवन की मध्यावस्था 40 वर्ष से 60 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति में ह्रास के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शारीरिक शक्ति की कमी के साथ साथ व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता, मानसिक स्थिरता और सक्रियता में कमी आने लगती है। इस प्रकार इस अवस्था में व्यक्तित्व प्रणाली में समन्वय की कमी आने लगती है। अंतिम है वृद्धावस्था। इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष के बाद माना जाता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक शक्तियों का बहुत तीव्रता से ह्रास होता है। शारीरिक शक्ति, कार्यक्षमता, कुशलता तथा प्रतिक्रिया की गति में काफ़ी कमी आ जाती है। इस प्रकार मानसिक दुर्बलता, स्मरण शक्ति कमजोर होकर धीरे धीरे ह्रास और समन्वय में कमी पाई जाती है। तो ये 8 अवस्थाएं हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, व्यक्तित्व विकास के। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व निर्धारक तत्व। व्यक्तित्व के निर्धारण में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं। सबसे पहला निर्धारक तत्व है जैविक घटक। व्यक्तित्व विकास में जैविक घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तित्व में जैविक घटकों के योगदान को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है वंश परंपरा, दूसरा है मस्तिष्क की योग्यता और तीसरा है शारीरिक लक्षण। इन तीनों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है। दूसरा है परिवार एवं सामाजिक घटक, फैमिली एंड सोशल फैक्टर। इसमें जो मुख्य घटक आते हैं वे हैं घर का पर्यावरण, परिवार एवं सामाजिक घटक। तो इस प्रकार से ये 3 घटक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं।
तीसरा महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है सांस्कृतिक घटक। जैविक घटकों की तुलना में व्यक्तित्व के निर्माण में सांस्कृतिक घटक अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालते हैं एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तित्व के विकास में सीखने की प्रक्रिया समाज में प्रचलित मूल्य, परंपराएं, आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा, सहयोग की भावना, स्वतंत्रता आदि घटकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक संस्कृति अपने सदस्यों से आशा करती है तथा इस बात का प्रशिक्षण देती है कि वे समाज के स्वीकृत तरीकों से व्यवहार करें। और अंतिम है पारिस्थितिक घटक। जैव घटक, परिवार एवं सामाजिक घटक तथा सांस्कृतिक घटकों के अतिरिक्त परिस्थितिगत घटक भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति परिस्थितियों से घिरा होता है, उसकी विद्यमान परिस्थितियों का उम्र भर गहन प्रभाव पड़ता है। इसी कारण यह परिस्थितियों का दास कहलाता है और यह जीवनोपर्यंत परिस्थितियों से संघर्ष करता रहता है और इसी में उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तित्व का महत्व। व्यक्तित्व के विभिन्न महत्व हैं जिनके अवलोकन हम करेंगे। सबसे पहला, मानव प्रयोजनशील प्राणी है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशकों तक इस बात को लेकर मनोवैज्ञानिकों में विवाद रहा, किंतु वर्तमान में अधिकतर मनोवैज्ञानिक मनुष्य को प्रयोजनशील प्राणी मानते हैं। अचेतन निर्धारकों का महत्व। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के निर्धारकों में चेतन की तुलना में अचेतन को अधिक महत्व दिया है। तीसरा है पुनर्बलन का महत्व। मानव व्यवहार में प्रबलन का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि मानव व्यवहार में प्रबलनों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए, चाहे वे अज्ञात हो या ज्ञात हो, चाहे वे प्राथमिक हो अथवा गौण स्थान रखते हों। साहचर्य का महत्व। सामान्य रूप से व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक साहचर्य को व्यवहार में गौण स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें मानव व्यवहार की व्याख्या में विशेष सहायता नहीं मिलती। अधिगम का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। अधिकांश मनोवैज्ञानिक अधिगम की प्रक्रिया को बहुत अधिक महत्व न देकर उसे व्यक्तित्व में एक कारक के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यक्तित्व संरचना। व्यक्तित्व संरचना के संबंध में सभी सिद्धांतकारों ने अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इस संबंध में कुछ ने अधिगम अर्थात अधिगम अर्जन और कुछ ने अधिगम परिणाम पर बल दिया है। 7वां बिंदु है अनुवांशिक कारक। अधिकांश मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में अनुवांशिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। विकास के प्रारंभ की घटनाओं का महत्व। 8वां पॉइंट, विकास के कारकों की प्रारंभिक घटनाओं का महत्व। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास में प्रारंभिक घटनाओं को विशेष महत्व दिया है। मनोवैज्ञानिकों के इन दो समूहों में इस बात पर मतभेद है कि व्यक्तित्व में व्यवहार की व्याख्या में भूतकालीन घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं या समकालीन घटनाएं। 9वां पॉइंट है विकास की निरंतरता। कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। वर्तमान की घटनाएं भूतकाल की घटनाओं से जुड़ी होती हैं तथा विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक इसे एक निरंतर प्रक्रिया मानते हैं।
सर्वांग पूर्णता। व्यक्तित्व में अधिकांश सिद्धांत व्यक्तित्व को एक संपूर्ण इकाई मानते हैं। व्यवहार का जटिल आदर्श, कॉम्प्लेक्स आइडल ऑफ बिहेवियर। व्यक्ति के क्षेत्र में व्यवहार को जटिल मानते हुए मनोवैज्ञानिकों ने उसकी व्याख्या करने के लिए पर्याप्त रूप से जटिल आदर्श मानने की राय दी है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे व्यक्तित्व और उसकी परिस्थिति में सभी पहलुओं को स्थान देना आवश्यक मानते हैं। अगला है व्यवहार की इकाई, यूनिट्स ऑफ बिहेवियर। व्यवहार को अत्यंत छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत करके विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन वह महत्वपूर्ण व्यक्ति को एक पूर्ण इकाई के रूप में भी देखते हैं, लेकिन वह संपूर्ण व्यक्ति को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं। 13वां बिंदु है मनोवैज्ञानिक परिवेश, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। भौतिक परिवेश की तुलना में मनोवैज्ञानिक परिवेश को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अगला है स्व की धारणा। व्यक्ति सिद्धांतों में स्व के संबंध में तात्कालिक स्थिति यह है कि अधिकतर मनोवैज्ञानिक स्व और उससे संबंधित प्रक्रियाओं में विशेष रुचि प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला है समूह सदस्यता का महत्व। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र से प्रभावित व्यक्तित्व सिद्धांतों में व्यवहार के निर्धारक के रूप में समूह सदस्यता को विशेष महत्व दिया गया है, परंतु अपने सिद्धांत में इस बिंदु पर प्रकाश नहीं डाला है। इस प्रकार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। फिर भी व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यवहार की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना आवश्यक समझा जाता है। अंतिम है प्रेरणाओं की विविधता। प्रत्येक सिद्धांत में यह माना गया है कि प्रेरणात्मक चरों में अध्ययन के द्वारा ही व्यवहारों को समझा जा सकता है। यद्यपि सभी व्यक्तित्व सिद्धांतों में प्रेरणाओं को महत्वपूर्ण माना गया है, परंतु कुछ में उनकी संख्या सीमित और कुछ में अधिक दिखाई देती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है व्यक्तित्व में विभिन्न सिद्धांतों का महत्व और उनका योगदान। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान ना होकर अलग अलग व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति व्यवहार में शांत स्वभाव के एवं निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं, जबकि दूसरे कुछ व्यक्ति तेज स्वभाव के एवं आक्रामक प्रकृति के हो सकते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने को तत्पर हो जाते हैं। इस दृष्टि से संगठन में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना अति आवश्यक है। प्रबंधन के क्षेत्र में मानवीय प्रकृति, प्रवृत्ति, लक्षण एवं व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न शोध किए हैं। इस संबंध में इल्टन मायो, मास्लो, हर्जबर्ग, मैकग्रेगर, ब्रूम, रेंसिस, लिकर्ट, क्रिस आर्गेरिस, मैक्लीलैंड, हेराल्ड लिविट आदि के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इन शोधों से व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने एवं उसका विश्लेषण करने में बहुत अधिक महत्व मिलता है। तो यदि प्रबंधक कार्यरत कर्मचारियों के व्यक्तित्व को अच्छी प्रकार से समझ ले तो वह उनकी सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से निराकरण करने में सक्षम हो सकता है। थैंक यू।